एक ऐसा वायरस जो इंसानों को महज 12 सेकंड्स में एक दरिंदा बना देता है और जो इतना तेजी से फैला कि चंद दिनों में पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। अब इन ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि इनसे लड़ पाना संभव नहीं था। जब फौजें हार गईं और हथियार कम पड़ गए तो बनाई गई एक दीवार जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जब यह दीवार भी इन ज़ॉम्बीज़ के समुंदर को नहीं रोक पाई तो सारी उम्मीद आ टिकी गैरी लेन पर, जिसने इस मौत से लड़ने का एक अनोखा रास्ता निकाल लिया और अब उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया ने अपनी ताकत लगा दी। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर जेड मूवी की। इस दहशत की शुरुआत हुई उस दिन से जब गैरी अपनी पत्नी कैरन और दोनों बेटियों के साथ शहर की तरफ जा रहा था। सड़कों पर आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है और पूरी सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी है। गैरी नोटिस करता है कि आसमान में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। तभी अचानक उसके बगल से एक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और गैरी की गाड़ी का मिरर तोड़ देता है। गैरी गाड़ी से बाहर निकलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सड़क के दूसरे कोने पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धूल और धुएं के गुबार के बीच से लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पागलों की तरह भागने लगते हैं। गैरी अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल ट्रक सब कुछ कुचलते हुए वहां से निकलता है। वो बड़ा ट्रक रास्ता क्लियर करते रहता है और गैरी मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे अपनी गाड़ी चलाने लग जाता है। लेकिन कुछ दूर जाकर वह ट्रक सड़क पर खड़ी एक गाड़ी से टकराकर पलट जाता है। इसी अफरा तफरी में गैरी की गाड़ी भी साइड से आ रही एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है। गैरी अपनी पूरी फैमिली को गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन बाहर का मंजर काफी भयानक होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। गैरी नोटिस करता है कि जो लोग चंद मिनटों पहले नॉर्मल इंसान थे वे अब एक दूसरे पर जंगली जानवर की तरह हमला कर रहे होते हैं। एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ है और एक दूसरा शख्स उस पर किसी खूंखार जानवर की तरह झपट रहा है। गैरी यहाँ एक बहुत ही बारीक बात नोटिस करता है। वह देखता है कि जिस इंसान को काटा गया वह सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। उसका शरीर किसी बिजली के झटके की तरह कांपने लगा और उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद हो गईं। गैरी को यह समझ में आ जाता है कि यह एक जानलेवा वायरस है जो महज 12 सेकंड के अंदर में इंसान के नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। वह सड़क पर खड़ी एक गाड़ी का इस्तेमाल करता है ताकि भीड़ को चीरते हुए निकल सके। एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। कैरन ज़ॉम्बी को लात मारकर गिरा देती है। गैरी ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए आगे बढ़ता है और वे लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर अब ज़ॉम्बियों से भर चुका है। आर्मी भी वहां हेलीकॉप्टर लेकर आ चुकी है, लेकिन इस दहशत पर काबू पाना अब संभव नहीं है। शहर से बाहर निकलने के बाद रास्ते में उसकी बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ता है। वह अपनी बेटी को कहता है कि पहले हम किसी फार्मेसी में जाकर तुम्हारी दवाइयां लेकर आएंगे। इतने में ही गैरी के पुराने दोस्त थियरी का फोन आ जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। थियरी उसे बताता है कि हालात सोच से भी ज्यादा खराब है। वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को जैसे शहर भी इसी आग में जल रहे हैं। थियरी गैरी को कहता है कि वह उसे बचाने के लिए एक एक्सट्रैक्शन टीम भेजेगा, लेकिन इसके लिए गैरी को किसी तरह रात तक सुरक्षित रहना होगा। कुछ घंटों के बाद गैरी न्यू जर्सी शहर पहुंचता है। यह शहर भी पूरी तरह से आग की लपटों में है और यहाँ पर भी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ गैरी एक फार्मेसी पर रुकता है। जब गैरी वहाँ पर दवाइयां ढूंढ रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़का गैरी पर गन तान देता है, लेकिन गैरी की बेटी को देखकर वह अपनी गन नीचे कर लेता है और उनको दवाइयां भी दे देता है। जब गैरी वापस आ रहा होता है तब वह देखता है कि 2 दरिंदे उसकी बीवी पर हमला कर रहे हैं। वह अपनी राइफल को ऊपर करके उनसे कहता है कि ऐसा ना करें, लेकिन रुकने की जगह वो फायर करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को बचाने के लिए गैरी भी जवाबी फायर करता है और उनमें से एक को मार देता है। कैरन भागकर गैरी के पास आ जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है। गैरी सोचता है कि पुलिस वाला उसके लिए आया है, लेकिन दरअसल वह पुलिस वाला भी स्टोर से चोरी करने आया था। उसे समझ आता है कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो फिर से अपने दोस्त के पास फोन करता है। थियरी ने उसे लोकेशन दी है, न्यूयॉर्क का एक अपार्टमेंट ब्लॉक। गैरी अपनी फैमिली को लेकर उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है। वहाँ एक मैक्सिकन परिवार उन्हें अपने घर में पनाह देता है। उनका एक थॉमस नाम का छोटा लड़का होता है। वे लोग बहुत डरे हुए हैं। गैरी उन्हें समझाता है कि सुबह एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। वह उन लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उस लड़के थॉमस के माता पिता घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अगली सुबह गैरी अपनी फैमिली को लेकर छत की तरफ भागता है। जब वह ऊपर जा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी में गैरी अपना चाकू घुसा देता है, लेकिन वह फिर भी नहीं मरता और उसका खून गैरी के मुंह में चला जाता है। तभी पीछे से थॉमस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। गैरी थॉमस को लेकर छत पर जाता है और खुद दीवार पर जाकर खड़ा हो जाता है। गैरी को डाउट है कि हो सकता है ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह के अंदर जाने से वह भी ज़ॉम्बी बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह छत से कूद जाएगा ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे। लेकिन गैरी ज़ॉम्बी नहीं बनता। तभी उनको बचाने के लिए उनके दोस्त का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। गैरी छत पर आने वाले ज़ॉम्बी को होल्ड करके रखता है। थॉमस का पिता भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। जब सभी लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं तब वह भी भागकर हेली में पहुंच जाता है। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं और हेलीकॉप्टर पर जंप करने के लिए छत से कूद जाते हैं। हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो जाता है। गैरी देखता है पूरा शहर अब एक श्मशान बन चुका है। धुआं आसमान को काला कर रहा है और सड़कों पर अब इंसान नहीं बल्कि एक बेकाबू वायरस घूम रहा है। हेलीकॉप्टर फिलाडेल्फिया की जलती हुई सड़कों को पीछे छोड़ते हुए अब खुले समंदर की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें एक बहुत विशाल नेवी शिप दिखाई देता है। ये जहाज इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि ज़ॉम्बी पानी में नहीं तैर सकते और यह किसी भी जमीनी सरहद से मीलों दूर खड़ा है। थियरी गैरी को एक सुरक्षित केबिन में ले जाता है। यहाँ का नजारा किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर जैसा है। थियरी उसे बताता
है कि हालात अब हाथ से बाहर निकल चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जिनकी सेनाएं कभी अजेय मानी जाती थीं, वे अब घुटने टेक चुके हैं। वो एक बहुत ही युवा वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फॉसबैक के बारे में बताता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक और डॉक्टर्स के साथ यहाँ इस तबाही का हल ढूंढने में लगा है। वहीं पर गैरी की मुलाकात मिलिट्री कमांडर से होती है। कमांडर गैरी को कहता है कि इस जहाज पर जगह और संसाधन बहुत सीमित हैं। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को पनाह दी जा सकती है जो इस वायरस के खिलाफ लड़ने में किसी तरह की मदद कर सके। गैरी को एक अल्टीमेटम दिया जाता है, या तो वह एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करे और इस वायरस के सोर्स का पता लगाए, या फिर उसे और उसकी फैमिली को वापस जमीन पर मौजूद एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाएगा। गैरी अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इस सुसाइड मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाता है। गैरी डॉक्टर फॉसबैक के साथ साउथ कोरिया की एक मिलिट्री बेस कैंप हमफ्रिज के लिए रवाना हो जाता है। इस वायरस का पहला रेडियो संदेश वहीं से आया था। फॉसबैक का मानना है कि प्रकृति बहुत ही चालाक है और वह हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी ताकत के पीछे छुपाती है। अगर वे उस पेशेंट जीरो को ढूंढ लें जहां से यह सब शुरू हुआ, तो वे शायद वायरस की कमजोरी पकड़ पाएंगे और एक वैक्सीन तैयार कर पाएंगे। जब गैरी और उनकी टीम साउथ कोरिया पहुंचती है, पूरा मिलिट्री बेस सन्नाटे में डूबा होता है और केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। जैसे ही वे प्लेन से नीचे उतरते हैं, अंधेरे में से कुछ परछाइयां उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती हैं। ये ज़ॉम्बी थे। अफरा तफरी मच जाती है। तभी कुछ सोल्जर्स वहां आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर फॉसबैक घबराहट में फिसल जाते हैं और गिरते वक्त उनके हाथ से अपनी ही गन चल जाती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिस इंसान के पास इस समस्या का समाधान था, वह अब नहीं रहा। वो सोल्जर्स गैरी को अपने बेस के अंदर ले जाते हैं। वह वहां मौजूद कुछ बचे हुए सिपाहियों से मिलता है जो उस सुरक्षित बंकर में छिपे हुए हैं। उन सोल्जर्स का कमांडर गैरी को बताता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। वह बताता है कि एक स्थानीय सिपाही ने एक अजीब सा व्यवहार शुरू किया था और जब उसका इलाज किया जा रहा था, तब उसने उस डॉक्टर को ही काट लिया। जब उन्होंने इसे काबू किया, तब तक उनके कई और साथी भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। गैरी वहां एक एजेंट से भी मिलता है जो वहां गद्दारी के जुर्म में बंद है। वह बताता है कि इजराइल ने इस वायरस के फैलने से हफ्तों पहले ही अपने देश के चारों तरफ एक विशाल दीवार खड़ी कर ली थी। वह एजेंट गैरी से कहता है, अगर तुम्हें सच जानना है तो यरूशलेम जाओ। उन्होंने दीवार सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि वे डरे हुए थे, बल्कि इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें पता था कि क्या आने वाला है। गैरी को अब अपना अगला रास्ता मिल जाता है। वह रात के अंधेरे में दोबारा प्लेन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। गैरी साइकिल का इस्तेमाल करता है ताकि कोई आवाज ना हो, लेकिन तभी गैरी के फोन की घंटी बज जाती है। इस शोर की वजह से सोए हुए सैकड़ों ज़ॉम्बी एक साथ जाग जाते हैं। ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी उनको बचाने के लिए कमांडर एक ट्रक लेकर आता है और उससे ज़ॉम्बीज को कुचल देता है। जब गैरी प्लेन के पास पहुंचता है, तभी एक ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है। कमांडर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन गैरी को बचाते वक्त एक ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। गैरी प्लेन की खिड़की से देखता है कि कमांडर ज़ॉम्बी बनने से पहले खुद को गोली मार लेता है। गैरी और पायलट वहां से बच निकलते हैं और यरूशलेम के लिए रवाना हो जाते हैं। गैरी लेन का विमान इजराइल पहुंचता है। आसमान से देखने पर यरूशलेम शहर किसी अजूबे जैसा लग रहा है। इजराइल पहले से ही पूरी तरह तैयार नजर आता है। इसके चारों तरफ मीलों लंबी और सैकड़ों फीट ऊंची कंक्रीट की एक विशाल दीवार खड़ी है। दीवार के बाहर लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज का एक समंदर दिखाई देता है जो पागलों की तरह उस दीवार को खुरच रहे हैं। गैरी को एक मिलिट्री कॉन्वॉय से शहर के अंदर ले जाया जाता है। इसी दौरान गैरी सेगन से मिलता है, जो उसे इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिस में लेकर जाती है, जहां गैरी की मुलाकात जर्गन से होती है। वह उससे सीधा सवाल पूछता है, आपको इस तबाही के बारे में पहले से कैसे पता था? आपने यह दीवार रातों रात कैसे खड़ी कर ली? जर्गन गैरी को इजराइल के 10th मैन रूल के बारे में बताता है। वह समझाता है कि इतिहास में इजराइल ने बहुत से धोखे खाए हैं, इसलिए उन्होंने एक कानून बनाया। अगर 10 लोग किसी एक मसले पर चर्चा कर रहे हैं और उनमें से 9 लोग एक ही बात पर पूरी तरह सहमत हैं, तो यह 10वें आदमी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह उन सब के खिलाफ सोचे। अगर सब कह रहे हैं कि खतरा नहीं है, तो 10वां आदमी यह मानकर तैयारी करेगा कि खतरा बहुत बड़ा है। जर्गन वही 10वां आदमी था। जब दुनिया भारत से आने वाले ज़ॉम्बी वाले संदेशों को मजाक समझकर इग्नोर कर रही थी, तब जर्गन ने इसे सच माना और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत इस दीवार को बनाने में झोंक दी। इजराइल ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है, लेकिन वे दुनिया भर से आने वाले स्वस्थ शरणार्थियों को अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। शहर के अंदर का नजारा बहुत ही अच्छा है। अलग अलग धर्मों और देशों के लोग एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वे मौत के चंगुल से बच निकले हैं। वे गाने गा रहे हैं और लाउड स्पीकर्स पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन गैरी को यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ महसूस होती है। ज़ॉम्बी भले ही देख ना सके, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। शहर के अंदर का यह शोर दीवार के बाहर खड़ी ज़ॉम्बीज की भीड़ को पागल कर रहा है। तभी दीवार के बाहर खड़े लाखों ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करके एक विशाल इंसानी पहाड़ बना लेते हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चंद मिनटों में उस ऊंची दीवार की चोटी तक पहुंच जाते हैं। गैरी सबको चुप होने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी दीवार फांद कर शहर के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। यरूशलेम की सुरक्षित गलियां पल भर में कत्लगाह बन जाती हैं। लोग अब अपनी जान बचाने के लिए
इधर उधर भाग रहे हैं। इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई करती है, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद इतनी ज्यादा है कि गोलियां कम पड़ रही हैं। शहर के अंदर के हालत को बेकाबू होता देख सेगन और कुछ सैनिक गैरी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ से ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। बचते बचते जब वे कुछ दूर पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ से एक पागल ज़ॉम्बीज की भीड़ हमला कर देती है। ये लोग एक छोटे दरवाजे से वहां से बच निकलते हैं। वहां मौजूद एक हेलीकॉप्टर भी उन्हें कवर फायर देता है। यहाँ गैरी एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करता है। पूरे शहर में मची अफरा तफरी के बीच ज़ॉम्बी कुछ लोगों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहे थे। वह एक बहुत ही कमजोर और दुबले पतले लड़के को देखता है जो ज़ॉम्बी के रास्ते में खड़ा है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। सेगन बहुत ही बहादुरी से ज़ॉम्बी का मुकाबला कर रही होती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सेगन की कलाई पर काट लेता है। गैरी ने देखा था कि संक्रमण को पूरे शरीर में फैलने में सिर्फ 12 सेकंड लगते हैं। वह बिना एक पल सोचे सेगन का हाथ पकड़ता है, तलवार से उसकी कलाई काट देता है। सेगन दर्द से चीख उठती है, लेकिन गैरी जानता है कि यही एक तरीका है उसे बचाने का। वह तुरंत घाव पर पट्टी बांधता है और सेगन को उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन उनको लेने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था उसको भी ज़ॉम्बीज गिरा देते हैं। हम देखते हैं कि पूरा यरूशलेम ज़ॉम्बी से भर चुका है। लड़ते और बचते हुए गैरी और सेगन एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं। जिस प्लेन में गैरी आया था उसका पायलट प्लेन लेकर पहले ही भाग जाता है। वहीं पर एक दूसरा पैसेंजर प्लेन रहता है जो उड़ान भरने वाला ही होता है। ये लोग उसको रोकते हैं। गैरी घायल सेगन के साथ विमान के अंदर चढ़ जाता है। जैसे ही विमान रनवे से उड़ान भरता है, गैरी खिड़की से बाहर देखता है। यरूशलेम का शहर अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज के कब्जे में है। उसके पास अब भी उस सवाल का जवाब नहीं है कि इस तबाही को रोका कैसे जाए। गैरी सेगन को एक ड्रिंक देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। जब वह उसकी पट्टी बांध रहा होता है तभी सेगन उससे कहती है कि वह अब कोई काम की नहीं रही। यह बात सुनकर वह सोचने लग जाता है कि वायरस को फैलने के लिए भी एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। वह बार बार उस बीमार लड़के और उस कमजोर बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा है जिन्हें ज़ॉम्बी ने छोड़ दिया था। क्या इस वायरस की भी कोई कमजोरी है? गैरी को एहसास होता है कि हर शिकारी को एक स्वस्थ शिकार चाहिए होता है। अगर शिकार पहले से ही खराब या बीमार है तो शिकारी उसे छोड़ देता है। गैरी को अब यकीन हो चुका है कि उसे किसी लैब में जाना होगा और अपनी इस थ्योरी का टेस्ट करना होगा। वो थियरी को कॉल करके दुनिया के उन चुनिंदा जगहों के बारे में पूछता है जहां अब भी रिसर्च चल रही है। थियरी उसे वेल्स में मौजूद एक सीक्रेट लैब के बारे में बताता है। गैरी पायलट को यह बात बताता है और उसे वहां जाने के लिए कहता है। पायलट वहां जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद पिछले केबिन से एक अजीब सी आवाज आती है। एक एयर होस्टेस जब पीछे का पर्दा हटाती है तो उसे वहां एक ज़ॉम्बी मिलता है। ज़ॉम्बी उस होस्टेस पर हमला कर देता है। गैरी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और जब वह पीछे वाला केबिन चेक करता है तो देखता है कि वो लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और एक एक करके यात्रियों को अपना शिकार बना रहे हैं। गैरी अपने केबिन वाले लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और सभी को बोलता है कि अपना अपना सामान लेकर रास्ते को ब्लॉक कर दें। गैरी अपनी पूरी ताकत लगाकर यात्रियों के सूटकेस और सामान से एक दीवार बनाने की कोशिश करता है ताकि ज़ॉम्बी आगे ना आ सके, लेकिन उनकी ताकत और संख्या के आगे दीवार ढह जाती है और वहां पर भी कत्लेआम शुरू हो जाता है। जब एक खूंखार ज़ॉम्बी गैरी की तरफ झपटता है तो सेगन उसे शूट कर देती है। गैरी को एहसास हो जाता है कि हालत पर काबू पाना अब संभव नहीं है और तब वह अपने पास मौजूद एक ग्रेनेड का पिन खींचता है और उसे प्लेन की दीवार की तरफ फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है। हवा के दबाव की वजह से प्लेन के अंदर की हवा बाहर की तरफ खींचने लगती है और उसके साथ ही वो सारे ज़ॉम्बी भी छेद के रास्ते बाहर हवा में उड़ जाते हैं। विमान का इंजन जवाब दे जाता है और वह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। विमान पहाड़ियों के बीच क्रैश हो जाता है। प्लेन के मलबे में हम गैरी को देखते हैं। वह अपनी सीट में लटका हुआ रहता है। उसके पेट में प्लेन का एक नुकीला हिस्सा फंसा हुआ है। वह अपना सीट बेल्ट खोलकर नीचे गिर जाता है। तभी सेगन भी पीछे से आ जाती है और गैरी उसे देखकर खुश होता है। वह दोनों अब लैब की तरफ रवाना हो जाते हैं। मीलों पैदल चलकर लैब के गेट तक पहुंचते हैं। गैरी वहां पहुंचने के बाद ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह देखता है कि दो लोग वहां पर खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। दरअसल ये दोनों साइंटिस्ट होते हैं। वो लोग गैरी से पूछते हैं कि वह यहाँ क्या करने आया है तो वह लैब के मुख्य वैज्ञानिकों के सामने अपनी पूरी थ्योरी पेश करता है। वह कहता है कि हमें वायरस से लड़ने के लिए दवा की नहीं बल्कि एक कवर की जरूरत है। वह समझाता है कि यह ज़ॉम्बी उन लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते जो पहले से ही किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हों। वे सिर्फ स्वस्थ इंसानों को ढूंढते हैं। गैरी का कहना है कि अगर हम खुद को किसी ऐसी बीमारी से संक्रमित कर लें जिसका इलाज संभव हो तो हम इन दरिंदों के लिए अदृश्य हो जाएंगे। और क्योंकि उन्हें अब तक कोई और सॉल्यूशन नहीं मिला था तो वे साइंटिस्ट थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि सारी खतरनाक बीमारियों के सैंपल लैब के दूसरे हिस्से बी विंग में रखे हैं और बी विंग अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज के कब्जे में है। वहाँ लैब के कुछ कर्मचारी ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे हैं। गैरी खुद वहाँ जाने का फैसला करता है। वो सेगन और एक वैज्ञानिक के साथ दबे पाम अंदर घुसता है। जब वह आगे जा रहे होते हैं तो साइंटिस्ट की पाइप एक बॉक्स से टकरा जाती है। एक ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाता है। जब वह गैरी पर हमला करने ही वाला होता है तभी सेगन उसे शूट कर देती है। गन की आवाज से बाकी ज़ॉम्बीज भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। वह लोग वहां से भागने लग जाते हैं। आगे जाकर गैरी सेगन और साइंटिस्ट को वापस जाने के लिए कहता है और खुद सैंपल वाली लैब की तरफ चला जाता है। ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेगन और साइंटिस्ट भी ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और भागते हुए वापस सेफ एरिया में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। गैरी बहुत ही सावधानी से उस चैम्बर तक पहुंच जाता है जहां बीमारियों के वायरस
पास रखे हैं। वो एक बॉक्स में कुछ रैंडम सैंपल भर लेता है, लेकिन जब वह वहां से जाने लगता है तो एक ज़ॉम्बी दरवाजा लॉक करके खड़ा रहता है। गैरी के पास कोई हथियार नहीं रहता। वह अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए एक सैंपल अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता है। थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है ताकि उसका शरीर बीमार पड़ सके। इसके बाद गैरी लैब के दरवाजे को खोल देता है। उसकी थ्योरी सही साबित होती है। ज़ॉम्बी उसे ऐसे अनदेखा कर देता है जैसे वह वहां पर है ही नहीं। गैरी ज़ॉम्बी को लैब में बंद करके वहां से चला जाता है। अब गैरी को अपनी थ्योरी पर फुल कॉन्फिडेंस होता है। रास्ते में सैकड़ों ज़ॉम्बी खड़े हैं, लेकिन कोई उसे छूता तक नहीं और वह ज़ॉम्बी के बीच से बिना किसी डर के वापस साइंटिस्ट के पास आ जाता है। वह तुरंत गैरी का इलाज करते हैं। अब गैरी अपनी फैमिली से मिलने के लिए वहां से रवाना हो जाता है। पूरी दुनिया में जो भी इंसान बचे थे उन्हें इन बीमारियों के इंजेक्शन दिए जाने लगे। अब इंसान डरने के बजाय मुकाबला कर रहे थे। मिलिट्री ने अब ज़ॉम्बी को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि कहीं पर ज़ॉम्बी को बिल्डिंगों के ऊपर से जलाया जा रहा है, कहीं पर उन्हें एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा कर उन पर बम डाला जा रहा है। ज़ॉम्बी के बॉडी से बने बड़े बड़े पहाड़ों को जलाया जा रहा है। फिल्म के आखिर में गैरी वापस उस इलाके में पहुंचता है जहां उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। वह अपनी पत्नी और बेटियों को गले लगाता है। गैरी कहता है, यह अंत नहीं है, हमने अभी सिर्फ खुद को बचाना सीखा है, जीतना अभी बाकी है। हमें अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर लड़ना होगा। इसी के साथ फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।